तो देखो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली जो शुरुआत का पार्ट है इसमें है थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, हीट हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इनके बीच का रिलेशन। फिर फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सो थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स is a branch of science that deals with the concept of heat and temperature and interconversion of heat and other forms of energy। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर? हीट को हमें समझना है, टेम्परेचर को ही हमें समझना है, और इनका हीट एनर्जी का, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बाकी के जो एनर्जी के फॉर्म है इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, इसके बारे में हम डील करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगेगा व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, to understand something called as thermal equilibrium। सो ये पढ़ने के पहले मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, कौन बता सकता है हमें? Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। बहुत बढ़िया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन रुक जाती है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में? concentration remains same। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है पर रिएक्शन तो होती है। देखने वाले को क्या लगेगा, अरे रिएक्टेंट जितने पहले थे अभी भी उतने ही है, मतलब रिएक्शन हुई नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होती तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होना चाहिए। जितने के उतने हैं, इसका मतलब आप क्या कहोगे? उसका मतलब आप कहोगे कि सर रिएक्शन नहीं हो रही है, पर ऐसा होता है क्या? नहीं, इस वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम रहेगा। ठीक है क्या? क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सो देखो इसको जरा समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बिल्कुल सिमिलर टू केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे का लिखने के पहले मुझे जरा हीट बता दो, व्हाट इज हीट? Mode of transport of energy। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का?
Work. बिल्कुल सही है। दीज आर ओनली टू थिंग्स जिसके थ्रू एनर्जी वन फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बहुत बढ़िया। सिर्फ ये दो ही रास्ते हैं, आइदर हीट या वर्क। उसके सिवा एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब देखो, पर हीट, फिर एक तो मान लिया हीट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? ये तो वर्क के लिए भी कह सकते हैं ना। सो हीट के लिए क्या अलग कहेंगे? बोलो, क्या अलग कह सकते हैं इसके लिए? बोलो, क्या कहोगे? Energy in transit ओके, एनर्जी इन ट्रांजिट किस प्रकार से which रहेगी? appears between two bodies. कब रहेगी ये एनर्जी ट्रांसफर कब होगा? मैंने ही पहले बताया हुआ, पढ़कर मत बताओ, समझ कर बताओ। सो देखो, हीट इज बेसिकली एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कैसे बॉडी से ट्रांसफर होगी? क्या सही है? हीट इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये ट्रांसफर होने वाले एनर्जी का, इस ट्रांजिट वाले एनर्जी का नाम हीट है। एंड दैट्स वाई ये जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सेंस करता है। क्या सही है? आया क्या ध्यान में? हीट क्या है? सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, हीट ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? जो ट्रांसफर में है, जो ट्रांजिट में है, कहां से कहां तक? वो एक बॉडी में, जिस एक बॉडी में वो एनर्जी थी बिकॉज इट वॉज एट हायर टेम्परेचर, अब वो जा रही है बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इस बीच वाले जो पार्ट है या बीच वाली जो फेज है, उसमें इस एनर्जी का नाम हमने हीट कहा है। क्या क्लियर है क्या? सर क्या बताया आपने? ये बॉडी है हायर टेम्परेचर की, ये बॉडी है लोअर टेम्परेचर की। इस हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से एनर्जी जा रही है। कौन सी? इस ट्रांसफर होने वाले एनर्जी का नाम आपने दिया है, क्या नाम दिया है इसको? हीट। क्या इस बॉडी में हीट है? हीट है क्या? क्या बॉडी ए में हीट रहेगी क्या? No, sir. No. फिर बॉडी ए के पास क्या है? Energy. कौन सी? Internal. उसको नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी। बी के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है?
बोलो, ये इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? कौन बता सकता है व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? Internal energy is energy associated with particles of matter because of its, किसके कारण? Because of its temperature. क्या सही है? टेम्परेचर के कारण पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, क्या कल के क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी में इसके बारे में ही बात की थी? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी इतनी एनर्जी। क्या सही है? टोटल एनर्जी रहेगी डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने ट्रांसलेशनल केई के बारे में लिखा था, of a single gas molecule is equal to half, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये हो जाएगी 3/2। 1 मोल में Na इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको आपने लिखा है 3/2 इंटू R इंटू T, बिकॉज Na इंटू Kb इज R। क्या सही है क्या? सो देखो, ये गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। और ये हमने लिखा था कल कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, एक्सक्यूज मी, इस डायरेक्शन में जा सकता है। सो इसको ट्रांसलेशनल मोशन की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का परमिशन है। ठीक है, अगर ये डायटोमिक है तो इसके पास रोटेशनल की भी परमिशन रहेगी, और अगर ये पॉलीएटॉमिक है जैसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर ही सकता है। ठीक है, इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन तो 3 एक्सिस के अबाउट हो ही सकता है, साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। सो ये रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। और साथ ही साथ
ये इस प्रकार से वाइब्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी वाइब्रेट हो सकते हैं, इस प्रकार से भी वाइब्रेट हो सकते हैं, तो इसके साथ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। ये सब पार्ट हमने कल के क्लास में देखा था। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये टेम्परेचर के कारण गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, टेम्परेचर अलग है, टेम्परेचर के कारण उन गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, हाइयर द टेम्परेचर लार्जर विल बी द एनर्जी, वो हमारी इंटरनल एनर्जी है। क्या आया, क्या रिलेशन ध्यान में, क्या रिलेशन ध्यान में आया है? यस सर। हाइयर टेम्परेचर, ये गैस मॉलिक्यूल जोर जोर से हाइयर वेलोसिटी से ट्रांसमिट करेंगे, उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये एनर्जी जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ा तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम हुआ तो ये इंटरनल एनर्जी कम होती है। सो जब ये हीट ट्रांसफर होती है तो बेसिकली ये जो इंटरनल एनर्जी है, हीट ट्रांसफर जब हो रही है तो ये जो इंटरनल एनर्जी है वो बॉडी के बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकलते ही उसका नाम बन जाएगा हीट। फिर से ये इंटरनल एनर्जी दूसरे बॉडी में जाएगी, हीट की जगह वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई, इसका टेम्परेचर कम हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इसका टेम्परेचर बढ़ा। आप कहते हो हाइयर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को हीट ट्रांसफर हुई है। क्या आया, क्या समझ में? ठीक है, ये तीनों भी ना, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें एक कॉइन बनाना पड़ेगा जिसकी 3 साइड्स है, तो वो एक रहेगी हीट, एक रहेगी इंटरनल एनर्जी, एक रहेगा टेम्परेचर। इज इट क्लियर? क्या सभी को ये क्लियर है? सो अब देखो, अब हम कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी कंडीशन जब ये आने वाले हीट का रेट एंड जाने वाले हीट का रेट ये सेम रहेगा। हीट गेन एंड हीट रिजेक्टेड, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम रहता है, वैसे आने वाली हीट एनर्जी एंड जाने वाली हीट एनर्जी, इसका रेट सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। सो देखो, इंटरनल एनर्जी जितनी आई उतनी ही गई है, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कैसा रहेगा टेम्परेचर? सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर है इतना पार्ट? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट रिसीव्ड बाय द बॉडी
एंड हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी विल बी सेम, इसलिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट अपीयर होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि जितनी हीट बॉडी के अंदर जा रही है उतनी ही हीट बॉडी के बाहर भी जा रही है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जनरली फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, 0th लॉ नहीं होता है। बट इसको 0th नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पहला लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पहला लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब क्या हुआ, उसके बाद ये लॉ ध्यान में आया एंड इट वाज मोर फंडामेंटल, मोर बेसिक, और इसलिए इसको 0th नाम दिया गया। ये क्या कहता है, if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, हमारे पास 3 सिस्टम्स है। देखो, दिस इज बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब बॉडी सी पिक्चर में भी नहीं है। फिर क्या हुआ, बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब बॉडी बी पिक्चर में भी नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ए का और बी का टेम्परेचर सेम है, ए और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा सर बी और सी का टेम्परेचर सेम रहने वाला है। क्या सही है क्या? 0th लॉ वही कहता है, if two system are each in thermal equilibrium with third system, B और C ये दो सिस्टम है, they are in thermal equilibrium with third system A separately, तो B और C will be in thermal equilibrium। क्या सही है क्या? इस पर बेस्ड हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के बाद हम
The concept of thermal equilibrium is used for measurement of temperature. टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए ये कंसेप्ट यूज किया जाएगा. डिवाइस को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर. एंड प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मोमेट्री. ठीक है. सो जैसे हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, वो थर्मामीटर को बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं और वेट करते हैं और हम इंतजार करते हैं थोड़ी देर, सो दैट अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हायर बॉडी से लोअर बॉडी के तरफ हीट ट्रांसफर होगी और कंडीशन आ जाएगी जब दोनों हीट ट्रांसफर, थर्मामीटर ने हीट रिसीव करने का रेट और हीट रिजेक्ट करने का रेट सेम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. आप कहते हो बॉडी का टेम्परेचर एंड थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम है और आप कहते हो आपको बुखार है या नहीं है. सो बेसिकली ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर we try to bring thermometer in thermal equilibrium with our body and उसके लिए वो थोड़ा समय देना होता है. जल्दबाजी की तो ये कंडीशन अचीव नहीं होगी. क्या आया क्या ध्यान में? ठीक है. सो अगर 0th लॉ हो गया तो लेट्स मूव टुवर्ड्स heat internal energy and work. सो देखो इंटरनल एनर्जी को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सिर्फ डिफाइन करते हैं इसको यहाँ पर. The energy associated with the random disordered motion of the molecule. ठीक है. Internal energy will be the energy associated with random disordered motion of molecules of a system. क्या सही है? ठीक है. अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट thermodynamic system, thermodynamic processes.
तो हम कहते हैं इसे दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. Is called as thermodynamic system. ठीक है. The matter or substance under the consideration for thermodynamic study is called as thermodynamic system, या फिर इसे डिफाइन किया जाता है group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with surrounding. To exchange energy with surrounding. ठीक है. सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की एबिलिटी, इसको कहा जाएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम के सिवा हम यहाँ पर मेंशन करते हैं द सिस्टम, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ या everything other than system is called as surrounding. ठीक है. System is surrounded, system is separated from surrounding by boundary. So देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये हमारी सिस्टम है, इसको हमने इस बाउंड्री से सेपरेट किया है और बचा हुआ पार्ट रहेगा सराउंडिंग. ये सब मिलाकर बनता है ये बनाता है यूनिवर्स. अब तीन टाइप की सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम.
देखो ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों भी सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर मास आ सकता है, सिस्टम के बाहर मास जा सकता है, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ सकती है, सिस्टम के बाहर एनर्जी जा सकती है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास का इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, ढक्कन को बंद कर देंगे, बट एनर्जी इंटरेक्शन चालू रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन इंटरेक्ट विथ सराउंडिंग। ओपन सिस्टम का एग्जांपल है चाय का बर्तन, ठीक है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो अ, क्या कहेंगे, क्लोज्ड वेसल। चाय के बर्तन पर आप एक लीड रख दो, ढक्कन रख दो, सो दैट स्टीम का बाहर जाना बंद हो जाएगा। या आपका प्रेशर कुकर जहां पर विसल नहीं हो रही है, क्योंकि जब सीटी होगी तब उससे स्टीम बाहर निकलेगी तो मास बाहर निकलेगा, वो नहीं हो रहा है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम आपका थर्मास फ्लास्क, ठीक है। शायद से जब दरवाजा बंद है तब रेफ्रिजरेटर इस कैटेगरी में आएगा। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर के थ्रू हीट एक्सचेंज होती है, थर्मास फ्लास्क इज अच्छा एग्जांपल, ठीक है। क्लियर है? हीट के बारे में हमने ऑलरेडी कहा है कि हीट क्या है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। First law of thermodynamics is basically law of conservation of energy, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है the amount of heat supplied to a system सरळ घेऊन जा. अरे ते शिघाणे खूप बाबा आंघोळीला तुझा पकड घेऊन ये जातो. एक ती राम उघडून the amount of heat supplied to the system नको आणू ते शिघाण असतं पण नको
the amount of heat supplied to the system will be equal to work done by the system and change in internal energy। ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये फ्लेम है, दिस विल बी एट हायर टेम्परेचर, आवर सिस्टम विल बी एट लोअर टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर होगी। इसके कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। प्लस क्या होगा, इसका एक्सपांशन होगा। ये पिस्टन पहले नीचे था, आपको पता है गैस को हीट करने के बाद वो एक्सपांड होता है, तो ये पिस्टन जो पहले नीचे था अब उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी कुछ हाइट के ऊपर, पिस्टन ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसलिए आप कहोगे यहाँ पर वर्क हुआ है। इस वर्क को लगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो प्रेशर है दैट विल बी P। ठीक है, सो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, सो दिस वर्क विल बी PdV। ये दोनों भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डिफरेंट फॉर्म है। अब यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। कौन से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो जरा समझ लेना, बिकॉज दिस पार्ट इज कंफ्यूजिंग विथ योर केमिस्ट्री वाला पार्ट। सो हम कहते हैं हीट सप्लाइड टू सिस्टम is positive, heat rejected by system is negative, work done by system is positive, work done on system is negative। Heat supplied to system is positive, heat rejected by system is negative, work done by system is positive, work done on system is negative। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अब देखो, हमें एक चीज पता है, ये कौन सी एनर्जी है, DE मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। अगर मेरी प्रोसेस साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर मैं वापस आ रहा हूं, इफ द प्रोसेस इज साइक्लिक, मैं उसी पॉइंट पर वापस आ रहा हूं, तो हमें कहना पड़ेगा कि
चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, क्योंकि पहले का जो टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर है। इसका मतलब जो कुछ भी हीट सप्लाई की है वो हमें वर्क आउटपुट करके मिलने वाली है। दिस इज बेसिकली एनर्जी बैलेंस। हीट का भी यूनिट जूल है, इंटरनल एनर्जी का भी यूनिट जूल है, वर्क का भी यूनिट जूल है। जितनी एनर्जी आप दे रहे हो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होने वाली है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। ये फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल सिंपल। जो आप एनर्जी दे रहे हो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये दिस साइन कन्वेंशंस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं कंटिन्यूअसली। The property of system या system variable। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है? इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम when the system remains in equilibrium। ठीक है, या आप इसे सिंपली कह सकते हो द प्रॉपर्टीज which have unique value at any equilibrium state या at a equilibrium state and used to define सिस्टम। सिस्टम को डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम कहना चाहिए। सिस्टम की स्टेट क्या है ये डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो, दोज आर कॉल्ड एज सिस्टम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। दिस ऑल आर, ये सभी क्या है? दिस आर स्टेट वेरिएबल।
इनमें से किसी एक की भी वैल्यू चेंज होती है तो हम कहते हैं स्टेट चेंज होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, sorry, not temperature, mass of system, independent of extensive मतलब dependent on mass of system। ठीक है, जो मास के इंडिपेंडेंट है ऐसे क्या क्या रहता है, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये मास की इंडिपेंडेंट है। मास कुछ भी रहेगा तो वैल्यू वही के वही रहेगी। ठीक है, मास पर क्या डिपेंडेंट रहेगा, वॉल्यूम, मास इटसेल्फ, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा। सो दीज आर ऑल क्वांटिटीज आर एक्सटेंसिव क्वांटिटी, जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, दोज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। क्या सही है? चलो अब यहां से आगे जाते हैं और बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, सॉरी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, हम सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे the system will be in thermodynamic equilibrium if it is in chemical equilibrium, mechanical equilibrium, and thermal equilibrium साइमल्टेनियसली। ये तीनों भी स्टेट, ये तीनों भी कंडीशन उसकी साथ में अगर है तो सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कहेंगे।
केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। मैकेनिकल मतलब प्रेशर फोर्स इज forces are balanced, pressure is same, and thermal equilibrium मतलब temperature is same। क्या सही है क्या? ठीक है। सो ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। बाय द वे व्हाट वी आर फोकसिंग आर, ये हमारे हमेशा, हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में जब कह रहे हैं तो हमारे मन में इस प्रकार की पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमारे मन में इस प्रकार से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस है, नीचे का फोर्स ज्यादा ऊपर का कम तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ऐसी कोई झंझट नहीं है। एंड थर्मल मतलब टेम्परेचर इज सेम। ठीक है, अब देखो whenever value of one or more state variable changes, we say, क्या कहते हैं हम, state of system has changed, state of system has changed, and the process or way of change of state of system is called as thermodynamic process। इसको कहा जाएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ एक आधी स्टेट आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, एक आधी स्टेट आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर उसके स्टेट वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली तो हम कहेंगे सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज अंडर प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना मतलब एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूसरे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना। ये किस माध्यम से होता है, इसके ऊपर हम, इसके ऊपर उस प्रोसेस को नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं। सो हम लिखते हैं दो तीन चीजें मैं लिखता हूं। thermodynamic state variables
describe the equilibrium state of system. When system changes its state from one equilibrium state to other equilibrium state, we say that system is undergone thermodynamic process. यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मेंशन करना चाहिए आगे जाने से पहले। The thermodynamic state variable are not independent of each other. उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। They are related उनके बीच में कुछ रिलेशन रहेगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इस रिलेशन को? इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। और अब देखो, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हमने लिखा है कि व्हेन सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, वी से द सिस्टम हैज अंडरगॉन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम पीवी डायग्राम पर प्लॉट कर सकते हैं। सो देखो, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर वॉल्यूम P1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ये पीवी ग्राफ है। अब ये सिस्टम चेंज हुई और अब कंडीशन बन गई P2 V2, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक है, सो इसको कहा जाएगा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या एंट्रोपी कांस्टेंट है, उस प्रकार से आप इस प्रोसेस को नाम देते हो। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस पीवी डायग्राम की है, जो स्टेट वेरिएबल है ना, वो इस पीवी ग्राफ पर एक पॉइंट करके आप लिख सकते हो। पीवी ग्राफ हो सकता है, पीटी ग्राफ हो सकता है, वीटी ग्राफ हो सकता है, बट जो स्टेट वेरिएबल नहीं है
वो आप यहाँ पर पॉइंट करके दे नहीं सकते हो, जैसे कि हमारा वर्क यहाँ पर पॉइंट करके नहीं, वर्क यहाँ पर आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये वर्क रहेगा। तो आप यहाँ पर कहोगे एरिया अंडर द कर्व on PV diagram indicates, क्या इंडिकेट करता है? वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस।